नमस्कार। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन के इस फोरम में आपका स्वागत है। मैं पीसी सिंह और मेरे साथ हैं सिंधु कुमार झा। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा सरकार के उस फैसले के ऊपर जिसके तहत हरियाणा के अंदर प्राइवेट जॉब्स में वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए 75% 75% रिजर्वेशन कर दिया गया है। अब यह कानून बन गया है स्टेट के लेवल पे, लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है। लेकिन इस संदर्भ में जो बातों की जिन चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ही नहीं है, इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है और किन परिस्थितियों में हरियाणा सरकार ने इस फैसले को किया है। हम जानते हैं कि हरियाणा पहला राज्य नहीं है जो इस तरह का फैसला किया है। इसके पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और कई ऐसे राज्य इसी तरह का फैसला कर चुके हैं, इस तरह का निर्णय ले चुके हैं। तो एक चीज़ और जानने की बात मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं ये जो दुष्यंत चौटाला जो इस मंत्री परिषद में एक पार्टनर हैं, उन्होंने अपने चुनाव के टाइम उन्होंने कमिटमेंट किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो यहाँ हम हरियाणा के लोगों के लिए रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स में भी करेंगे। हम जानते हैं कि ये जो पब्लिक सेक्टर जॉब में तो ये काम बनाने का काम सेंटर का पार्लियामेंट का होता है, लेकिन जो राज्य सरकार ने कहा है कि प्राइवेट जॉब में हम इस तरह का फैसला ले सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन एक चीज़ जिसके बारे में हम सबको जानना चाहिए कि हरियाणा में जो दिल्ली के बगल का राज्य है, वहाँ पर हम देख रहे थे कि CMIE का जो रिपोर्ट आया है पिछले फरवरी का, लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, उसमें नेशनल एवरेज है 7% 8% और हरियाणा प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है 26% है। तो आप सोच लीजिए कि दिल्ली में जो यहाँ पे कुछ इसी तरह की चीज़ है, जैसे लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और भी तरह ब्रेक्सिट जिस तरह से हुआ, तो लोगों को कहीं न कहीं ये लग रहा है, जो डिमांड कर रहे हैं लोग कि भाई मेरी ही जगह पर आकर के बैठा हुआ बाहर का आदमी आकर के मेरी नौकरी लेकर जा रहा है। तो इस चीज़ों को जो उसका पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको मैं समझता हूँ कि एक उसके भी कंपल्सन्स रहे होंगे, लेकिन पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के इकोनॉमी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए और जो इंडिया के जो सेकुलर इंडिया का जो प्रोविज़न है, जो डेमोक्रेटिक इंडिया का प्रोविज़न है, उस पर इसका क्या असर होगा, क्या ये देश के भविष्य के लिए ठीक है। इन सारे मुद्दों और कई और पहलुओं पर हम आज बात करेंगे सिंधु झा से, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। सिंधु, दरअसल ये एक्सक्लूशनरी जो है, एक्सक्लूड करते हैं आप, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। पहले तो जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, और 16 देखिए आर्टिकल 16 में क्लियरली है, जो आप किसी के रेसिडेंस के आधार पर, कहीं पर ज्योग्राफी के आधार पर इस देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर कट है। तो हमको नहीं लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके टिकेगा या नहीं टिकेगा, लेकिन अगर टिकेगा कि नहीं टिकेगा तो क्या ये बात स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता था। और दूसरी बात ये है कि हरियाणा से पहले तो और भी स्टेट, जैसा कि आपने कहा, जैसे तेलंगाना ने किया हुआ है, मध्य प्रदेश ने किया हुआ है, महाराष्ट्र ने किया है, कर्नाटका ने किया है, और सब लोगों ने अपने अपने कम्युनिटी को, जैसे कन्नाडिगा एक कम्युनिटी है कर्नाटका का, उसने उनको किया हुआ है कि वो लोग वहाँ के रेसिडेंस है कर्नाटक के, उनको किया जाएगा। लेकिन इसमें मेरा ये मानना है कि देखिए ये पॉपुलिज्म है बेसिकली। चूँकि चुनाव में ये आपने कहा कि ये पोल प्रॉमिस था जननायक जनता पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला थे, बाद में इन्होंने पोस्ट कॉलिशन जिसको कहते हैं कि पोस्ट पोल अलायंस हुआ, तब उनकी खट्टर की सरकार बनी। तो ये तो बीजेपी का था नहीं, ये तो था जननायक जनता पार्टी का एजेंडा। अब चूंकि ये किसान आंदोलन हुआ है और किसान आंदोलन से बीजेपी को लगा, जैसा कि दुष्यंत चौटाला ने कहा खट्टर की सरकार को कि देखिए भाई किसान आंदोलन हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, सारे जाट जो हैं वो इसके खिलाफ हैं, तो इसको किया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये जुलाई में पिछले साल इन्होंने बनाकर भेजा था, तो यहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने बहुत कड़ा ऑब्जेक्शन उसमें किया था।
और फिर इनको रिटर्न कर दिया था। फिर इन्होंने अक्टूबर में उसको ये किया, अपने विधानसभा में ये पेश किया इसको, और अक्टूबर के बाद जाके अब जाके 10 दिन 6-7 दिन पहले पिछले वीक ये 2 मार्च के आसपास गवर्नर ने अपना कंसेंट उस पर दिया है, अप्रूव किया है। दूसरी बात ये है कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का पक्ष देखें तो एक आपको कंट्राडिक्शन जो सबसे बड़ा लगता है कि ये जिन जिन राज्यों ने ये 75%, किसी ने 80% इस तरह से जो दिया है, ये सारे डेवलप्ड स्टेट हैं। और डेवलप्ड स्टेट होने के कारण जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, पहले तो एजुकेशन सिस्टम में भी ये कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट की बात तो बाद में आई है, पहले तो एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही थी। जो हमारे यहाँ तमाम बड़े बड़े, अब जैसे आप हरियाणा की ही बात कर लें कि हरियाणा के अंदर में ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, लेकिन वहाँ पर लोकल नहीं पढ़ पाते हैं। लोकल नहीं पढ़ पाते हैं तो उनका स्किल डेवलपमेंट में वो पीछे हो जाते हैं। तो जो आप फिगर दे रहे थे सीएमआई की, वो इसलिए है कि हरियाणा के जो लोकल नेटिव्स हैं वो पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं, और यही हाल महाराष्ट्र का भी है। नहीं तो हरियाणा से तो किसी स्टेट का मुकाबला नहीं हो सकता, कंपैरिजन आप नहीं सकते। डेवलप्ड स्टेट हैं सारे, डेवलप्ड इकोनॉमिकली है, डेवलप्ड इकोनॉमिकली है, Right. लेकिन आप लिटरेसी में देखिए, आप देख लीजिए उसका डेटा उठा करके, आप देखिए कि दिल्ली के बगल में गोद में बैठा हुआ ये स्टेट है, और जो चारों तरफ यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हरियाणा प्रदेश का नेशनल लीडरशिप हमेशा सारे सरकार में यहाँ वहाँ के लोग मंत्री रहते हैं, लेकिन ये सोचने की बात है कि आज ये प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। क्या बात है कि लोग वहाँ के लोग, हरियाणा के लोग बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, प्रॉपर्टी बिका बेचे, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका ज़्यादा मुझे लगता है कि रुचि नहीं है। तो अलग अलग प्रदेश का अलग अलग होता है, ये अपना झुकाव होता है। अगर उनके पास एजुकेशन होता तो शायद ये बाकी लोगों से भी कम्पीट करते हैं, उनको जॉब मिल पाता। लेकिन एक तो ये मुद्दा है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा पक्ष जो मैंने जिसके बारे में शुरू ही में आपसे कहा था कि क्या आप इस पर आपका क्या लगता है कि सिर्फ हरियाणा में और हमारे बाकी जो राज्यों में इस तरह की घटनाएं घट रही है, दुनिया के बाकी जगह में भी इस तरह का डिमांड हुआ, खास करके जो मार्केट ग्लोबलाइजेशन का जो ड्रॉबैक जब सामने आने लगा, तो अमेरिका से लेकर के आप तो जानते हैं इस बात को, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो राइज हुआ है उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ही है। और वहाँ के जो लोकल निवासी थे, अपने स्थानीय लोग, उनको लग रहा है कि मैं डिप्राइव बाहर का आदमी आकर के हमारा ये कर रहा है। और दूसरा जो ब्रेक्सिट का मामला है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसी जननायक जनता पार्टी का जो एक वाइस प्रेसिडेंट है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन्होंने इसका विरोध किया, जैन है कोई, तो उन्होंने इसका विरोध किया है कि जी ये जो है हमारा जो एस्टैब्लिश मेरिटोक्रेसी है, मेधा जो होता है, जो स्कॉलरशिप जो होता है, हमारी जो नॉलेज है, उसके बेसिक टीनेट्स के ये खिलाफ है। तो हरियाणा के बच्चे अगर कहीं और जगह जाएंगे तो उनका क्या होगा? मान लीजिए जो अच्छा करके गए हैं, या जो अच्छा इंजीनियरिंग करके गए हैं, या जिन्होंने पढ़ाई में अच्छा काम किया है, तो उनके साथ तो दूसरे स्टेट भेदभाव करेंगे, तो आप क्या करेंगे? तो इस आधार पर ये मेरिटोक्रेसी के भी खिलाफ मैंने तो शुरू में जो एफिशिएंट बच्चे हैं हरियाणा के, या जो मेरिटोरियस हैं, तो फिर उनके साथ भी भेदभाव होगा। तो आप जो है, जो जिनके पास मेरिट नहीं है, और आपने क्या किया है, तो 50,000 सैलरी से लेस, यानी आपने टारगेट किया है कि मैक्सिमम जो है अनस्किल्ड टाइप के लोग इसी में आते हैं। हम तो जितने एक्सपर्ट हैं, मतलब सीआईआई का जो रिप्रेजेंटेटिव है, सारे इंडिया इनकॉर्पोरेटेड, सब ने विरोध किया है। सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि बड़ा गलत होगा। और भाई देखिए, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे, इसलिए करेंगे कि उनको तो, लेकिन उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अब जो नया यूनिट लगाएगा, ये भी उसमें आ रही है, जो नया यूनिट लगाएगा जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, अब मान लीजिए जिसका टीसीएस का है, या जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं गुड़गांव के अंदर, बहुत बड़ा सिलिकॉन वैली इंडिया का है एक तरह से गुड़गांव, आप कह सकते हैं, ये बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स हैं। तो वो नहीं है कि अब जो रिक्रूट करेंगे, क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुका है, तो अब बात होगी जो नई कोई कंपनी आती है उसके साथ दिक्कत होगी। तो किसको दिक्कत होगी? स्टार्टअप्स जितने हैं, सबसे ज़्यादा विरोध स्टार्टअप्स, आप गौर करेंगे जितने भी स्टार्टअप्स जिसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि हम इंटीग्रेटेड इंडिया और तमाम इंडिया की बात कर रहे हैं, हम तो ये देख रहे थे, ये कितना कॉन्ट्राडिक्शन है कि आपकी केंद्र सरकार जिस इंटीग्रेशन की बात कर रही है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रही है, नेशनलिज्म की बात कर रही है, वो आप फिसी पेरस टेंडेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं। बिना केंद्र सरकार की सहमति से ऐसा किया गया होगा?
हो सकता है ये? केंद्र सरकार की सहमति तो मिली ही है, निश्चित रूप से निश्चित रूप से ये मिली है, contradiction इसलिए कि ये फार्मर एजिटेशन का हाँ, मुद्दा है। ठीक है। हरियाणा जो है ये फार्मर एजिटेशन का एक फोकल पॉइंट है। सही बात है। और देखिए सबसे जो बड़ी बात है, मैं इनका जो प्रताप भानु मेहता का लेख पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस में, जो उन्होंने कहा है, और उन्होंने सारे मुद्दों पर पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, सारे मामले में ये काम चलने वाला नहीं है। ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बाकी राज्य भी इस बात को समझने के लिए देखिए तैयार ये नहीं है। सस्टेन नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए कि इंदिरा साहनी का जो केस है वह हिस्टोरिकल केस है 1993 का, जिसमें 50% जो कैपिंग किया गया है, कैप लगाया गया है, उससे ज़्यादा रिजर्वेशन आप नहीं कर सकते हैं, और ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, इसलिए नहीं होगा। ये पॉपुलिज्म है और सब जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी पता है कि ये चलेगा नहीं, और आज भी सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर। तो हमको लगता है कि ये पॉपुलिज्म का मामला देश के हित में नहीं है, चाहे ये आरक्षण का मामला हो या इसी तरह का कोई और मामला हो। तो हमने जो आज हरियाणा में रिजर्वेशन का जो निर्णय लिया गया है, प्राइवेट सेक्टर में 75% रिजर्वेशन, उसके ऊपर मैं बात किया, और उससे जुड़े हुए जो कई मुद्दे हैं, एंटी उसके बारे में- फेडरलिज्म है ये, और क्या। मैं समझता हूं कि जब हम अगली बार मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे और फिर उस पर विस्तार में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।